नमस्कार। लूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 17। इससे पहले आपने मरणोत्तर काल के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज का टॉपिक हमारा है संगम युग, दक्षिण भारत का प्रारंभिक इतिहास। इसकी वर्कबुक पर एक नज़र डाल लेते हैं। ये वर्कबुक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से उपलब्ध हो जाएगी। लिंक आपको वीडियो में दिया गया है। 41 क्वेश्चंस हैं। आप में से जो लोग भी लगातार वर्कबुक को भर रहे होंगे तो आपने महसूस किया होगा कि धीरे धीरे आपके नोट्स बनने लगे हैं। और चूंकि उन नोट्स को आपने खुद बनाया है, हमने तो सिर्फ यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रश्न रखे हैं कि इस पेज से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। आपने आंसर अपने आप लिखे हैं तो याद करने में भी आपको आसानी होगी और समझाया भी जा रहा है आपको। तो दक्षिण भारत में संगम युग, हालांकि दक्षिण भारत का जो प्रागैतिहास है वो अलग से थोड़ा देख लेना चाहिए आप लोगों को। जब हमने प्रागैतिहासिक काल वाली वीडियो बनाई थी तो उसमें जिक्र किया था। प्रागैतिहासिक काल घटना चक्र की एक वीडियो PYQ की YouTube पर उपलब्ध है, उसको भी आप देखिए। प्रीवियस ईयर बहुत महत्वपूर्ण है। लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर्स मिलकर के आप कमाल कर सकते हैं। तो वहां पर आपने देखा होगा कि संगम युग से भी पहले दक्षिण भारत में जो पाषाण युग था, स्टोन एज, और स्टोन एज में भी खास तौर पर महापाषाण संस्कृति यानी कि मेगालिथिक कल्चर, उसी मेगालिथिक कल्चर से के बाद का डेवलपमेंट संगम युग है। संगम युग क्योंकि उस युग के बारे में जो जानकारी उपलब्ध है वो संगम साहित्य से है। और कितना पुराना है ये संगम युग, तो इतिहासकारों में मतभेद हैं। कुछ लोग इसको 500 ईसा पूर्व तक ले जाते हैं और 300 ईस्वी। कुछ लोग कहते हैं कि 300 to 300, यानी कि 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक का जो इतिहास है वो संगम साहित्य के द्वारा पता चलता है। तो संगम शब्द का अर्थ है परिषद या गोष्ठी, सम्मेलन। तमिल कवियों और विद्वानों की परिषद जिसमें बहुत सारा साहित्य लिखा गया। हालांकि जो संगम साहित्य है, जो विषय है किताबों का, या तो युद्ध या प्रणय, प्रेम, और उसी में राजनीति, व्याकरण, सामाजिक दशा सब कुछ पता चल जाता है। और एक मजे की बात यह है कि संगमों का आयोजन 3 संगम हुए। पांड्य राजाओं के संरक्षण में हुए। चोल उस समय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थे और संगम साहित्य में सर्वाधिक गुणगान चेरों का हुआ। चोल, चेर, पांड्य संगम युग की 3 राजनीतिक शक्तियां थीं। संगम का आयोजन पांड्य राजाओं ने किया। सर्वाधिक महत्वपूर्ण चोलों को माना जाता था और सर्वाधिक गुणगान किसका हुआ? चेरों का। तो 3 संगम हुए हैं। जो भी संगम साहित्य उपलब्ध है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पत्तुपातु, इत्थुतोके, पदिनेन किलक नक्कू। ये 3 शब्द आपको याद रखने पड़ेंगे। संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया गया है, पत्तुपातु, इत्थुतोके, पदिनेन किलक नक्कू। इनके अंतर्गत फिर अलग अलग वॉल्यूम है, इनके अंतर्गत अलग अलग किताबें हैं। किसी में 8 किताबों का संग्रह है, किसी में 10 किताबों का संग्रह है, किसी में 18 किताबों का संग्रह है। और यहाँ पर तिरुवल्लुवर महान संत और उनके द्वारा लिखित कुरल के बारे में कहा जाता है कि तमिल साहित्य में जो कुरल में नहीं है वो कहीं नहीं है। अर्थात जो महाभारत के बारे में कहा जाता है वही कुरल के बारे में भी कहा जाता है।
इतिहासकारों का मानना है कि तीसरा संगम जो है वो ऐतिहासिक है और पहले दो संगम पौराणिक हैं। यहां पर देखिए लिस्ट दी गई है, तीनों संगमों के बारे में जानकारियां हैं, कहां पर हुआ, अध्यक्षता किसने करी और उसमें संबंधित कार्य क्या किया गया। तो पहला संगम मदुरा में हुआ था। हम जानते हैं मदुरा समुद्र में विलीन हो गया, आधुनिक मदुरै नया शहर है। अध्यक्षता करी थी अगस्त्य ऋषि ने। अगस्त्य ऋषि को श्रेय दिया जाता है उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रचार प्रसार का। और यहां पर जो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे गए, अकट्टियम जिसके लेखक स्वयं अगस्त्य थे, परिपदाल, मदुनारे, लेकिन इसमें से कोई भी उपलब्ध नहीं है, वो सब समुद्र में विलीन हो गए। दूसरा संगम कपाटपुरम में हुआ, अलेवाई, ये भी समुद्र में जगह विलीन हो गई है। तटीय इलाकों में जमीनों का, पूरे के पूरे गांव का समुद्र में समा जाना ज्योग्राफी के हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। इस संगम में जो महत्वपूर्ण ग्रंथ तोल्काप्पियम, इसके रचनाकार थे तोल्काप्पियर, तमिल व्याकरण की प्राचीनतम पुस्तक है। अध्यक्षता यहां पर भी अगस्त्य ही कर रहे हैं। तीसरा संगम मदुरै में है, नक्कीरर अध्यक्ष हैं और यहां पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना हुई और यही ग्रंथ आज हमारे पास उपलब्ध हैं। इन्हीं का विभाजन यहां पर देखिए 3 भागों में, जो पत्तू पातू, इत्थु थौके और पदिनेन किलकनक्कू है, वो तीसरे संगम में ही प्राप्त ग्रंथों का विभाजन है। किसने सबसे पहले इन तमिल विद्वानों और कवियों की गोष्ठी या सम्मेलन के लिए संगम शब्द का प्रयोग किया? तो 7वीं सदी के प्रारंभ में एक नायनार संत थे, नायनार जो भगवान शिव की उपासना करते हैं, अप्पार के नाम से प्रसिद्ध थे, तिरुनाबुक्करसु, तो अप्पार ज्यादा पॉपुलर नेम है, उन्होंने संगम शब्द का प्रयोग किया। संगम काल के बारे में संगम साहित्य के अलावा अन्य किन स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है? अशोक के अभिलेखों में चोल, पांड्य और चेरों के बारे में जिक्र है। विदेशी लेखक, खासतौर पर यूनानी लेखक जैसे कि मेगस्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टॉलमी, ये लोग पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जिक्र करते हैं। कलिंग के शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी तमिल राज्यों का जानकारी मिलती है। और 8वीं सदी में इरैयानर अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन है। जो संगम साहित्य है उसमें कुछ महाकाव्य भी हैं जो बहुत पॉपुलर हैं। उनमें से एक है शिल्पाधिकारम, लेखक इलांगो आदिगल। शिल्पाधिकारम पायलों का गीत, 30 सर्ग हैं, 3 वॉल्यूम हैं, बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। कावेरी पट्टन की कहानी है, नायक है कोवलन और ये एक प्रेम त्रिकोण है, उसकी पत्नी है कर्णगी और नर्तकी है माधवी। उसके बाद इसी का एक सीक्वल है, शिल्पाधिकारम की कहानी जहां खत्म होती है वहीं से मणिमेखले शुरू हो जाती है। तो मथुरा के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी थे शीतले सतनार, उन्होंने मणिमेखले की रचना करी। इसमें 30 सर्ग के अलावा एक प्रस्तावना भी है। अब यहां पर हैं ये बौद्ध धर्मावलंबी लेकिन प्रभाव जैन है। राजकुमार उदय कुमारन और मणिमेखले, मणिमेखले शिल्पाधिकारम के नायक कोवलन और जो उसकी प्रेमिका थी माधवी, उसकी पुत्री है। तो ये कहानी है एक राजकुमार जिसका नाम है उदय कुमारन और मणिमेखले, एक प्रेम कहानी है। नीलकंठ शास्त्री, दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत बड़ा नाम। नीलकंठ शास्त्री ने कहा है कि ये जो महाकाव्य है मणिमेखले, ये 5वीं शताब्दी के लेखक हैं दिंगनाथ, उनकी बुक है न्याय प्रवेश, उस पर आधारित है। इसके बाद जीवक चिंतामणि, ये भी एक महाकाव्य है। इसकी रचना का श्रेय एक जैन भिक्षु तिरुतक देवर को दिया जाता है।
और माना जाता है कि वो पहले एक चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है, हमें पता है। तिरुकुरल की चर्चा भी पहले हो चुकी है। यहां पर एक नोट दिया गया है कि राम कथा के अनेक तमिल संस्करण हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है, लेकिन ये संगम काल के बाद की रचना है। संगम साहित्य के काव्य को दो श्रेणियों में बांटा गया है, अकम और पुरम। अकम प्रेम प्रसंग है, पुरम युद्ध है। वैसे तो सिर्फ संगम साहित्य ही नहीं, प्राचीन काल के अधिकतर साहित्य को इन्हीं दो विषयों में बांटा जा सकता है। संगम साहित्य के हमें जो उस समय की राजनीतिक दशा का पता चलता है, चोल, चेर और पांडे। सबसे शक्तिशाली चोल, पेन्नार और दक्षिणी वेलारू नदियों के बीच, और इसका सबसे महत्वपूर्ण शासक करिकाल। करिकाल ब्राह्मण मत को मानता था। पतिन पेपाले पुस्तक का नाम है। इसमें करिकाल के जीवन और उसकी सैन्य सफलताओं को दिखाया गया है। वेणी के युद्ध का वर्णन है, जिसमें करिकाल ने पांडे और चेर राजाओं को इकट्ठे पराजित किया, 11 राजाओं के संघ को पराजित किया। उसने पुहार या कावेरीपत्तनम शहर की स्थापना करी। उसकी जो प्राचीन राजधानी थी चोलों की, उरैयूर, उसने वहां से राजधानी को कावेरीपत्तनम में शिफ्ट किया। कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया, सिंचाई के लिए सुविधाएं विकसित करी। और एक पुस्तक है पेरू नानुन पादे, इसमें करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ भी बताया गया है। संगम युग का दूसरा राज्य चेरों का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में था। खास राजाओं में उदयनजिरल, नेंदुजिरल आदन और सेन गुट्टवन। इसमें से उदयनजिरल और सेन गुट्टवन को पूछा भी गया है प्रारंभिक परीक्षाओं में। सेन गुट्टवन का टाइटल था अधिराज, और इसने पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। जब आप शिल्पाधिकारम की कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें सेन गुट्टवन का भी जिक्र आएगा। संगम युग का तीसरा राज्य पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरै में थी, और नेंडुजेलियन सबसे शक्तिशाली पांड्य शासक था। पांड्यों का पहला उल्लेख मेगस्थनीज ने किया है। उसने बताया है कि यह राज्य मोती उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। नल्ली व कोडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन पेरुनल कहलाता था। मंत्रियों, शब्दावली है अब यहाँ पर, मंत्रियों को अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। राजा की जो राजसभा होती थी उसको नालवे कहा गया है, और राजा के न्यायालय को मनरम कहा गया है। कठोर दंड थे, चोरी व्यभिचार के लिए मृत्युदंड दिया जाता था, झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर, नगद, अनाज दोनों रूप में था। संभव था उपज का 6ठा भाग पूरे भारत में पॉपुलर था। व्यापारियों को भी सीमा शुल्क, चुंगी वगैरह देनी पड़ती थी। जो अगला लेक्चर होगा उसमें संगम युगीन अर्थव्यवस्था और प्रशासन के ऊपर और जानकारी हम लोग को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, चूंकि कुछ तमिल शब्दावली है और प्रश्न यहाँ से आता है, तो अगर आप इस पूरे पेज को इस प्रकार से वन लाइनर में कन्वर्ट कर लेंगे कि संगम साहित्य से किस युग की जानकारी प्राप्त होती है, संगम शब्द का अर्थ क्या है, संगम साहित्य के 3 खंड क्या हैं, कुरल के लेखक क्या हैं, कुरल के विषय क्या हैं, मुचंगम का क्या अर्थ होता है। फिर आप वो टेबल नोट कर लेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा संगम कहाँ कहाँ पर हुआ, अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले संगम शब्द का प्रयोग किसने किया, कहाँ कहाँ पर संगम का जिक्र है। तो इस तरीके से आपके लिए इसको याद करना आसान हो जाएगा।